13वीं शताब्दी का मशहूर इतिहासकार हसन निजामी अपनी आंखों से जब जालोर के किले को देखता है तो वो कहता है कि ये किला तो अभेद्य है, अजय है, इसको कोई नहीं जीत सकता। तो दोस्तों जालोर का किला है भी अभेद्य और उसके दरवाजे तो आज दिन तक अभेद्य है, कोई नहीं तोड़ सका आज दिन तक। अलाउद्दीन खिलजी जब अंदर घुसा था ना, उस समय भी वो दरवाजों से नहीं घुस सका था, उनको नहीं तोड़ सका था, वो दीवार फांद करके अंदर आया था, उसकी सेना दीवार फांद करके अंदर आई थी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जालोर का किला कहाँ पे अवस्थित है। तो जालोर का किला जो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसका नाम है स्वर्णगिरी पहाड़ी, जो कि काफी विशाल है। उसके ऊपर बना हुआ है जालोर का किला। बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही मजबूत है। अगर दुश्मन सेना इसको जीतने के लिए आती थी ना तो इस पहाड़ के नीचे ही बैठ जाती थी यहाँ पे। अब वो चढ़ाई ऊपर करे ना तो भी चढ़ते चढ़ते यहाँ पे जाए, ऊपर जाकर उनसे लड़े तो क्या, इतना ऊंचाई पर है जालोर का किला। लेकिन इस किले को भी अंदर के एक सेनापति के द्वारा कहा जाता है इतिहास के अंदर कि उसने उसकी पूरी जानकारी दे दी गुप्त रास्तों की, और दुश्मन सेना है वो अंदर पहुंची। उस किले के बारे में पूरी डिटेल से हम जानकारी देने वाले हैं आपको। दोस्तों आज हम इतिहास पढ़ेंगे जालोर दुर्ग का। जालोर दुर्ग, अब ये इतिहास जो है हम हमारे मन से नहीं, किसी स्रोत के माध्यम से पढ़ेंगे कि भाई ये जानकारी कहाँ से मिलती है। किसी न किसी ने तो लिखी हुई है किताबों के अंदर, वहीं से तो हम पढ़ते हैं। तो इतिहासकार हैं जिसका नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ उन्होंने लिखा है कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध, जहां से ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। और दूसरा स्रोत है वो है अमीर खुसरो का इतिहास। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही रहता था, ये बहुत सारे अभियानों में साथ में जाता था ये। तो अमीर खुसरो और पद्मनाभ और अमीर खुसरो के द्वारा क्या बताया गया है कारण कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण क्यों किया, तो वो पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे पड़ती है दिल्ली, आप मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है नीचे जालोर, और यहाँ पे पड़ता है गुजरात। बात है 1298 ईस्वी की। 1298 ईस्वी की क्या हुआ कि दिल्ली का शासक उस समय था अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक थे कानड़देव सोनग्रा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी गुजरात को जीतने के लिए, तुम जाओ और गुजरात को जीतो। ठीक है, अब दोस्तों दिल्ली से सेना रवाना होती है तो बीच में पड़ता है जालोर। जालोर पे आई तो देखिए उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति बनाए थे, एक तो था नुसरत खां और दूसरा था उलगू खां। उनसे कहा कि भाई तुम जाओ और गुजरात को जीतो। अब वो दोनों सेनापति अपनी सेना लेकर दिल्ली से रवाना हुए, बीच में आया जालोर। तो पहले क्या है कि किसी राज्य से आप अंदर से गुजर नहीं सकते। उन्होंने कानड़देव से पूछा कि भाई साहब हमें आपके राज्य से जाना है और गुजरात में जाना है, हम जा रहे हैं गुजरात जीतने के लिए। कानड़देव ने कहा अच्छा तुम गुजरात में जाना चाहते हो। कानड़देव ने कहा कि एक भी पैर मत रखना मेरे राज्य के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे राज्य के अंदर एक भी पैर मत रखना, नहीं तो काट के हाथ में दे दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है हम तुमसे नहीं उलझेंगे। वो जालोर के पास में से होकर के गुजरात चले गए। उन्होंने गुजरात को जीता। अब गुजरात के अंदर एक मंदिर है प्रसिद्ध, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा, जंग करके लूटा, सारा धन खजाना है वो लूट लिया गया। और सोमनाथ मंदिर के अंदर जितनी भी मूर्तियां थी उनको खंडित किया गया और उन मूर्तियों को बैलगाड़ी में भरा गया। बैलगाड़ियों के अंदर भर करके वो वापस इसी रास्ते से जा रहे थे गुजरात। यहाँ पे गए और कानड़देव को पता चला कि भाई ये दुश्मन जो है अपने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूट करके लेके जा रहे हैं। तो कानड़देव ने क्या किया, उनके दो सेनापति थे, एक का नाम जैता और दूसरे का नाम देवड़ा। उनसे कहा कि भाई देखो कि वो क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं, अगर कोई मंदिर वाली चीज़ है तो उनको मारो पीटो और वो चीज़ छीनो उनसे। जैता और देवड़ा अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर के गए यहाँ पे हुआ दोनों के बीच में झड़प और उन्होंने 4-5 जो शिवलिंग के टुकड़े थे वो चुरा लिए कानड़देव ने फिर उन शिवलिंग के टुकड़ों को यहाँ पे अपने जालोर के अंदर एक शिवलिंग है उसको यहाँ पे मंदिर बनवाता है। ठीक है, वो शिवलिंग अगर आपको रियल में देखना हो तो मैंने जालोर का वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है वो शिवलिंग, विशेष प्रकार का है और बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। अब दोस्तों यहाँ पे जैता और देवड़ा ने नुसरत खां और उल्गू खां को धोया। अब उल्गू खां रोता रोता सीधा पहुंचा अलाउद्दीन के पास में। अलाउद्दीन से कहा कि भाई आपकी क्या चलती है, जालोर में तुम्हारा नाम लिया कि हम अलाउद्दीन के आदमी हैं, हमको धोखे भेजा है। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है अब तो हम फुर्सत में नहीं है, लेकिन जालोर से बदला जरूर लेंगे भविष्य के अंदर। तो ये पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का। अब दोस्तों दूसरा कारण क्या है वो भी देखेंगे हम। दूसरा कारण जो है उसकी जानकारी हमें देते हैं तारिक ए फरिश्ता। इतिहासकार का नाम है फरिश्ता और उसकी पुस्तक है तारिक ए फरिश्ता। वो क्या कहता है देखिए, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का दूसरा कारण नंबर 2। अब वो क्या है, वो फरिश्ता के अनुसार है। फरिश्ता की पुस्तक का नाम है तारिक ए
फरिश्ता, तारीख फरिश्ता। उसके अंदर क्या कहा है कि 1305 ईस्वी की बात है। 1305 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था एन मुल्क मुल्तानी। एन मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उनसे क्या कहा कि तुम कानर देव के पास में जाओ और उनसे संधि की बात करो कि हम तुमसे युद्ध तो नहीं लड़ना चाहते, तुम हमसे संधि करो और दिल्ली के अंदर कोई भी आपका एक प्रतिनिधि भेज दो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है। एन मुल्क मुल्तानी बड़ा सीधा आदमी था, वो आया और उन्होंने कानर देव से बात की कि भाई साहब हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, आप केवल हमारी अधीनता स्वीकार कर दो, यानी कि आप अपना एक प्रतिनिधि हमारे दिल्ली दरबार के अंदर अलाउद्दीन के सामने भेज दो, कोई बात नहीं है, हमारा और तुम्हारे बीच में दुश्मनी खत्म। ठीक है। कानर देव चले गए, उनसे प्रेम से बात की, कानर देव चले गए दिल्ली। कहाँ चले गए? दिल्ली। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर लगता है दरबार। दरबार के अंदर सब बैठे हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी भी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक लाइन के अंदर कानर देव भी जाकर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों कानर देव को देख करके अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। कानर देव ने कहा एक बार फिर बोलना कि भारत के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरे सामना कर सके। कानर देव खड़े हो गए, तलवार निकाली, अलाउद्दीन से कहा कि मैं यहाँ प्रेम से आया था, लेकिन तो चुनौती दे रहा है तो मेरी चुनौती भी चुन ले। मैं रहता हूँ जालोर के अंदर, सूखड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी? सूखड़ी नदी के किनारे। ये किला जो है ये सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। कानर देव ने कहा कि सूखड़ी नदी के किनारे रहता हूँ, वहाँ पे मेरा किला है, आ जाना अपनी चाना लेकर के। भारत के अंदर कोई चुनौती देने वाला नहीं है, ये कानर देव की चुनौती है, आ जाना अपनी सेना लेकर के जब तेरा जी करे। कानर देव उसी समय दिल्ली दरबार से निकल गए और वापस आ गए। कहाँ पे? जालोर। अब दोस्तों कुछ समय के बाद में उन्होंने अपने पुत्र विरमदेव को भेज दिया कि मैं तो उनके सामने कभी नहीं रहूंगा। तो कानर देव का एक पुत्र था जिसका नाम था विरमदेव। विरमदेव उस समय से रहने लगा दिल्ली दरबार के अंदर अलाउद्दीन के सामने। कानर देव ने कहा कि भाई मैं ऐसा के सामने नहीं रहता। कानर देव आगे, फिर उनके बीच में और संधि हुई, तब भेजा विरमदेव को। ये दोस्तों धमकी दे करके आए थे कानर देव। इसको माना जाता है दूसरा कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया उसका। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की नीति ऐसी थी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, इसीलिए दोस्तों वो आक्रमण कर रहा था। लेकिन कोई ना कोई कारण जो इतिहासकारों ने बताए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों तीसरा कारण क्या है? कारण नंबर 3। तीसरा जो कारण है वो ये है, वो है मुहूर्त नैणसी की जो नैणसिरी ख्यात है, उसका स्रोत है नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात ये किसने लिखा? तो मुहूर्त नैणसी ने लिखा। मुहूर्त नैणसी ने लिखा कि भाई अलाउद्दीन ने जालोर पे आक्रमण किया, उसका कारण कोई तीसरा ही है और वो है फिरोजा प्रकरण। क्या? फिरोजा प्रकरण। अब दोस्तों ये फिरोजा प्रकरण क्या है समझोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए इसको समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं। यहां पे है भाई साहब दिल्ली, ये रही दिल्ली और ये रहा जालोर। अब दोस्तों जालोर का है किला भाई साहब बहुत ही मजबूत। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जालोर के शासक कानर देव का पुत्र विरमदेव जो है दिल्ली दरबार के अंदर रहता है, और जो विरमदेव है वो बहुत ही हस्त पुष्ट और सुडोल उसका शरीर है, सुंदर भी है, मतलब कि उसके अंदर सभी गुण हैं। वो सुंदर भी है और बहुत ही बड़ा योद्धा भी है और बुद्धिमान भी है। तो इन सब चीज़ों को देख करके अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसका नाम क्या था? फिरोजा। अब फिरोजा है वो एक तरफा, इस विरमदेव को पता ही नहीं है, फिरोजा अकेली विरमदेव से प्रेम करने लगी और अलाउद्दीन से कहती है कि भाई मैं शादी करूंगी तो विरमदेव से ही करूंगी। विरमदेव उस समय बहुत ही बड़ा योद्धा था। कहते हैं कि विरमदेव को शिकस्त देने वाला उस समय भारत के अंदर कोई भी राजकुमार नहीं था। किसमें? कुश्ती के अंदर, मतलब कि बहुत पहलवान था और सुंदर भी था, तो दोनों गुण थे। इसी कारण जो फिरोजा है विरमदेव से प्रेम करने लगी। लेकिन विरमदेव कहता है कि भाई नहीं, तू तो है तुर्कनी और मैं तो हूँ राजपूत, मैं तेरे बीच में बात बनेगी नहीं, मैं तेरे से शादी करूंगा नहीं। लेकिन फिरोजा की तो जिद थी, उन्होंने अलाउद्दीन से कहा। तो अलाउद्दीन ने एक दिन उसको विरमदेव से कहा दरबार में उपस्थित होने के लिए। दरबार में गया, विरमदेव से कहा कि मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी तुझे। तो विरमदेव को लगा कि अब तो फंस गए, अब इसके सामने अगर मना बोल देंगे तो ये तो इसके घर में है तो अभी जेल में ठोक देगा या कुछ भी कर सकता है अलाउद्दीन। तो उसी रात विरमदेव यहाँ से आ जाते हैं वापस जालोर। जालोर में आकर पापा से कहा कानर देव से कि ये बात हुई है, वो तो ज़बरदस्ती मेरे गले में फंदा डाल रहे हैं। कानर देव ने कहा ठीक है जो तेरी इच्छा, आजकल के लड़के हैं मेरी माने ना माने, जो तेरी इच्छा। ठीक है। अब जब दूसरे दिन अलाउद्दीन को पता चला कि भाई विरमदेव भाग गया है जालोर, अलाउद्दीन बहुत ही क्रोधित हुआ
कि पहले इसका बाप भी आया था जो धमकी दे करके मुझे गया था, और उसका बेटा है वो भी मेरे से नहीं डर रहा है, मुझे इस तरीके से मतलब कि मेरे सामने अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, पहले तो फिरोजा खुद आई। फिरोजा एक बार आती है जालोर, फिरोजा जालोर आई और कानर देव जी से कहा कि भाई मैं आपके बेटे से प्रेम करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। कानर देव ने कहा कि भाई मेरे हाथ में कोई नहीं है, अगर विरमदेव चाहे तो कर सकती हो। विरमदेव ने सख्त मना दिया कि इसको घर भेजो। फिरोजा वहाँ से नाराज होकर के चली गई दिल्ली वापस। अब दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन से कहा कि पापा आप तो एक्शन लो, मुझे विरम चाहिए कैसे भी करके, मैं विरम के बिना नहीं रह सकती। अलाउद्दीन ने सेना भेजी। अब सेना के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की एक दायमा, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, फिरोजा की दायमा थी, जिसका नाम था बेगम गुलबहिस्ता बेगम। गुलबहिस्ता बेगम, गुलबहिस्ता बेगम को सेनापति बनाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और भेज दिया जालोर पे आक्रमण के लिए। अब दोस्तों ये बात है 1311 ईस्वी की, 1311 ईस्वी की। लेकिन उस सेना को भेजा और वो सेना आती है जालोर, जालोर पे आमने सामने की होती है जंग, और उस जंग के अंदर कानर देव शहीद हो जाते हैं। विरमदेव का हकीकत के अंदर सर काटा जाता है और सर काट के दिल्ली ले जाया जाता है, और उस सर को देख करके ये जो फिरोजा है उसका हिंदू रीति रिवाज तरीके से अंतिम संस्कार करती है। अंतिम संस्कार करने के बाद खुद जो है वो यमुना नदी के अंदर कूद करके आत्महत्या कर लेती है। यमुना नदी के अंदर कूद करके क्या कर लेती है, आत्महत्या। कौन, फिरोजा। अब दोस्तों एक किला और भी है जो है सिवाना का किला। अब इस सिवाना के किले को जालोर के किले की चाबी कहते, क्यों कहते हैं वो सब बात पढ़ेंगे। इसको कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। कुंजी क्या होती है, चाबी। अब सिवाना जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है उसको जालोर के किले की चाबी क्यों कहते हैं भाई साहब, तो इसके पीछे भी एक फैक्ट है। दोस्तों ये दो किले कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, आप देखोगे तो कि भाई यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे ये सिवाना का किला है और यहाँ पे है जालोर का किला। अब दिल्ली से कोई फौज आती है तो जालोर आने के लिए उसको सिवाना से गुजरना पड़ेगा। ये सिवाना है, ये सिवाना दुर्ग है। अब सिवाना दुर्ग पे सांतल देव बैठता था उस समय, जो कि कानर देव का भतीजा था, दोनों सेम ही थे, दोनों चौहान ही थे। यहाँ पे बैठता है कानर देव। ये जालोर का दुर्ग है जहाँ पे कानर देव बैठते हैं, और ये है दिल्ली। ठीक है। अब दिल्ली से सेना भेजी जालोर को जीतने के लिए, तो सेना को कहाँ से गुजरना पड़ता है, सिवाना से। अब सिवाना के अंदर जब जालोर वाले का भतीजा ही है ये, तो यहाँ पे शासक का नाम था सांतल देव। ठीक है, सांतल देव, जो कि यहाँ पे जालोर के शासक कानर देव का भतीजा था। उसने कहा कि भाई नहीं, मेरे चाचा पे हमला हो रहा है, मैं देखूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ से सेना आती है ना, उसको कभी भी वो इस सिवाना के किले को जीते बिना जालोर पे आक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि ये पीछे से उस पर आक्रमण कर देगा। तो 1308 ईस्वी के अंदर, 1308 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन की सेना के द्वारा इस सिवाना के किले को जीता गया। उसके बाद में ही 1311 ईस्वी के अंदर इस जालोर के किले को जीता गया। पहले सिवाना का जीता 1308 में, फिर 1311 में जालोर का। अब दोस्तों सिवाना का किला इतना सुरक्षित है, पहाड़ी पर बना हुआ है, इसको कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। वहाँ पे कुम्मटिया के बहुत सारे झाड़ है, कुम्मटिया जो होते हैं ना उसके। और एक तो ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और पहाड़ी दुर्ग भी है, क्योंकि एक तो ऊंचा पहाड़ पर बना हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारा घना जंगल है, जिससे ये सुरक्षित था दुर्ग। अब मारवाड़ के जितने भी राजा हैं, जोधपुर वाले, जोधपुर के अंदर 9 दुर्ग थे वैसे, इसलिए इसको कहते हैं नवकोठी मारवाड़। जोधपुर को ही कहते थे विशेषकर मारवाड़। तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली था सिवाना दुर्ग। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, के राजाओं की शरण स्थली था सिवाना दुर्ग। मतलब कि मारवाड़ के जो भी राजा हैं उनको कोई भी संकट होता था, वो सीधे ही भाग करके कहाँ पे आ जाते थे, सिवाना के किले के अंदर, और वहां पे शरण लेते थे। अब दुश्मन उसको आसानी से उनको पकड़ नहीं सके। दोस्तों वैसे मालदेव जो थे, जोधपुर के राजा थे मालदेव और चंद्रसेन, राव मालदेव और राव चंद्रसेन, इन दोनों ने सिवाना के किले के अंदर शरण ली थी। राव चंद्रसेन, जिसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। तो दोस्तों ये इतिहास था जालोर का किले का। अब इन्होंने शरण ली थी भाई साहब सिवाना के किले के अंदर। तो 1308 में सिवाना को जीता गया, जहाँ पे शासक कौन था, सांतल देव था, कानर देव का भतीजा था। 1311 के अंदर जालोर को जीता गया, विरमदेव का सर काट करके दिल्ली ले जाया गया, और कानर देव भी उस युद्ध भूमि में शहीद हो गए। ये दोस्तों इसके बारे में ये भी कहते हैं वो राई के भाव रात गए, कि राई के भाव रात ही गए। वो भी इसी किले के बारे में कहावत है, राई के भाव रात ही बीते। ठीक है, मतलब कि उसके किले के अंदर जो एक सेनापति था जिसका नाम था बीकादैया,
बीका दैया, उसने क्या है कि जालोर के किले के भेद दे दिए कि भाई साहब अलाउद्दीन से उसकी सेना के जो सेनापति थे उनसे कहा, उसको भेजा था कमालुद्दीन गुरक को। जालोर पे जो आक्रमण किया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति बनाया था कमालुद्दीन गुरक को, जो हकीकत में कमाल कर गया, कमालुद्दीन गुरक। तो कमालुद्दीन गुरक ने धन का लालच दिया किसको, बीका दैया को, कहा कि भाई हम तुझे इतना धन देंगे, तुम हमारे को किले के अंदर कैसे जाएं वो रास्ता बता दो। क्योंकि उस समय जालोर के किले के जो दरवाजे थे बहुत मजबूत थे, अभेद्य थे, और आज दिन तक उन दरवाजों को कोई तोड़ नहीं सका है, कोई दुश्मन सेना खोल नहीं सकी है। ठीक है, तो इसी कारण से उन्होंने कहा कि भाई जालोर के किले के अंदर हमें प्रवेश दिलाइए। बीका दैया ने रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से आओ। तो एक जगह क्या है कि भाई जालोर का किला है ये, ठीक है, जालोर के किले की एक जगह से दीवार थी, वो ये जब इन्होंने आक्रमण किया तो आनन फानन के अंदर वहाँ पे दीवार बनने से रह गई। मतलब कि इतनी दीवार को गोबर से बनाया गया, फिर मतलब कि गोबर का लेप करके उसको ऐसा का ऐसा दिख रही थी, जैसे पत्थर की बनी हो ना वैसी की वैसी दिख रही थी। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ से दीवार कच्ची है, गोबर से बनी हुई है। लेकिन बीका दैया ने कह दिया कि मुझे भी पता तो नहीं है, लेकिन इस किले के चारों तरफ कहीं ना कहीं दीवार जो है वो गोबर से बनी हुई है, और आप राई लाइए। क्या लाइए आप? राई। और उस राई का किले के चारों तरफ छिड़काव कीजिए। राई रात भर के अंदर ही उग जाती है, कुछ घंटों के अंदर ही। तो उन्होंने रात को ऐलान किया जालोर के अंदर। अब दोस्तों भाई जालोर का किला ये है। अब दोस्तों देखिए कि ये तो है पहाड़ी, ठीक है, इस पहाड़ी पर ये बना हुआ है जालोर का किला। तो उस किले के चारों तरफ दीवार ही है, ऐसे दीवार है। तो ये दीवार पूरी बनी हुई थी पत्थरों से बहुत मजबूत तरीके से। लेकिन एक जगह से क्या है कि ये दीवार किसकी बनी हुई थी? गोबर की, जो केवल और केवल जालोर के राजा और कुछ गिने चुने सेनापति थे उनको ही पता था। ठीक है, अब राव बीका, वो जो बीका दैया था ना, बीका दैया जिसने ये किले के भेद दिए थे, किसको? इस कमालुद्दीन गुरक को। बीका दैया को भी पता नहीं था कि भाई दीवार कहाँ से कमजोर है, लेकिन उसने कमालुद्दीन गुरक से कहा कि इस किले की दीवार है ना कहीं से तो कमजोर है, जो गोबर से बनी हुई है, और वहां से ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। तो इस बीका दैया ने आइडिया दिया कि भाई तुम ऐसा करो कि राई इकट्ठी करो जालोर से बहुत सारी। अब किला बहुत बड़ा पहाड़ है, आपने देखा ही नहीं, स्वर्णगिरी बहुत बड़ा है। तो उस किले के चारों तरफ उस दीवारों के पास पास में राई छिड़कनी है। तो राई एक बोरी से काम नहीं चलेगा भाई, पूरे गाँव के अंदर शाम को जालोर के अंदर, ठीक है, जालोर के अंदर ये घोषणा की गई कि भाई राई लाइए, और इतने भाव दे रहे हैं, बहुत 50 रुपये थे राई के, वहाँ पे 200 रुपये दे रहे थे वो। तो सब राई लेकर आ रहे थे बोरियां भर भर के, रात भर में बहुत सारी राई ले ली, जितनी राई आई वो सब ले ली उन्होंने, और किले के चारों तरफ यहाँ पे छिड़क दी यहाँ पे। अब दोस्तों क्या हुआ कि रात बंद के अंदर राई जो है उग जाती है, जहाँ पे गोबर था, गोबर मतलब भीगा भीगा सा होता है उस टाइप से, वहाँ पे ये राई उग गई। राई उगते ही दुश्मन सेना ने वहाँ से अटैक किया और किले के अंदर घुस गए। फिर ये सारा कांड होता है 1311 ईस्वी के अंदर। ऐसी भी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है, ऐसी जो है जनश्रुति है ये, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जीता गया था जालोर के दुर्ग को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।